Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to deliver a lecture on electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। दैट हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, और थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी अदर देन 0 डिग्री और 180 डिग्रीज। देन ए और बी का जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो हमें क्या देगा? वो हमें देगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और उस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? उस एरिया की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस और फ्लैट सरफेस। यानी कि हमारे पास जो पैरेललोग्राम आ गया था उसके ऊपर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करें अपवर्ड और डाउनवर्ड, यानी कि किसी भी एक साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करें, वो हमें डायरेक्शन शो कर रहा होगा इस एरिया की। तो एरिया क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज number of electric field lines or electric field vectors passing through flat surface placed perpendicular to it. Flux एक Latin word है जिसका meaning है flow, but actually electric field vectors do not flow. Electric field does not flow. For simplicity, we take electric field vectors analogy with velocity vectors of the fluid. सिंप्लिसिटी के लिए हमने क्या कह दिया कि लेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट हमारे पास एक फ्लैट सरफेस पड़ा हुआ है। एक फ्लैट सरफेस है जो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स पास हो रहे हैं उस फ्लैट सरफेस से, यानी कि इस केस में हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स आ रहा है। दूसरा केस देखते हैं। इसमें हमने फ्लैट सरफेस को पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रखा हुआ है या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के पैरेलल रखा हुआ है। इन अदर सेंस हम ये कह सकते हैं कि हमने एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलर रखा हुआ है, या फ्लैट सरफेस के ऊपर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलरली हमने इस सरफेस को रखा हुआ है। इस केस में मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस फ्लैट सरफेस में से पास हो रही हैं, बल्कि बिल्कुल पास ही नहीं हो रही। हमने ये देखा जब फ्लैट सरफेस परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रखी हुई थी, या फिर फ्लैट सरफेस के ऊपर जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो पैरेलल थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ, यानी कि जब एंगल 0 था उस टाइम हमारे पास फ्लक्स मैक्सिमम था। और जिस टाइम हमने सरफेस को पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रख दिया था, या फिर उसके ऊपर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ले, तो एरिया वेक्टर के साथ जब परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स पास हो रहे थे, उस केस में हमारे पास फ्लक्स क्या था? मिनिमम था। तो जैसे हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने पहले पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर है। एरिया क्या है? एरिया भी वेक्टर है। दो वेक्टर्स के दरमियान जब एंगल 0 डिग्री है तो हमें रिज़ल्ट मैक्सिमम मिल रहा है, और दो वेक्टर्स के दरमियान जब एंगल 90 डिग्रीज़ है तो हमें रिज़ल्ट मिनिमम मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे इन दो वेक्टर्स का रिज़ल्ट असल में इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमें जब एंगल 0 डिग्री होता है तो मैक्सिमम मिलता है, और जब एंगल 90 डिग्रीज़ होता है तो मिनिमम मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। थीटा क्या है? वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। फ्लक्स देखें, अब वेक्टर्स या डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देता है? हमें एक स्केलर क्वांटिटी देता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट की बात करते हैं। फ्लक्स हमारे पास ई का यूनिट हमने पढ़ा हुआ है। ई का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। उसके साथ ए भी है, ए का यूनिट है मीटर स्क्वायर। हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। मैक्सिमम फ्लक्स, दोबारा से वही बात आ गई। लेट हमने फ्लैट सरफेस को परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स रखा हुआ है, या दूसरे केस में हम ये बात करें कि हमने एरिया वेक्टर को पैरेलल रखा हुआ है
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के साथ या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ। इस केस में हमारे पास फ्लक्स कितना होगा, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। ई एंड ए आर पैरेलल, यानी कि एंगल थीटा कितना है, 0 डिग्रीज। तो हमारे पास फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स होगा और वो कितना होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए। मिनिमम फ्लक्स, लेट हमने इस फ्लैट सरफेस को पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रखती है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के पैरेलल रखती है, या फिर हम ये कह सकते हैं इस फ्लैट सरफेस के एरिया वेक्टर के साथ परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स पास हो रहे हैं। इस केस में फ्लक्स कितना होगा, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। ई वेक्टर एंड ए वेक्टर के दरमियान एंगल थीटा कितना आ गया, 90 डिग्रीज हो गया। कॉज ऑफ 90 ज़ीरो होता है तो फ्लक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इस केस में मिनिमम फ्लक्स मिलेगा। फ्लक्स एट एनी एंगल, यानी कि फ्लैट सरफेस को ना ही हम परपेंडिकुलर रखें ना ही हम पैरेलल रखें, यानी कि एरिया वेक्टर को किसी और एंगल के हिसाब से रखें अदर देन 0 डिग्री और 90 डिग्री। उस केस में हमारे पास फ्लक्स कितना होगा। लेट यहाँ पे नंबर ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स पास हो रहे थे एक फ्लैट सरफेस में से। अब उस फ्लैट सरफेस की अगर डायरेक्शन लें, यानी कि एरिया वेक्टर की अगर डायरेक्शन लें, तो वो हमारे पास ये ब्लैक एरो जो शो किया हुआ है ये थी, यानी कि हमारी फ्लैट सरफेस की जो एरिया की डायरेक्शन थी वो एंगल थीटा बना रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और ये एंगल थीटा यानी कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के अलावा कोई एंगल है। अब इस केस में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे देखेंगे, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के साथ एरिया वेक्टर जो पैरेलल आ रहे होंगे उस केस में फ्लक्स होगा, और जो परपेंडिकुलर आ रहे होंगे उस केस में फ्लक्स ज़ीरो होगा। यानी कि एरिया वेक्टर को अगर हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट। ये जो कंपोनेंट है थीटा के साथ एडजेसेंट कंपोनेंट, ये हमारे पास ए कॉज ऑफ थीटा, ये कंपोनेंट हमारा पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के साथ। इस कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, और जो एंगल थीटा के सामने वाला कंपोनेंट ए साइन ऑफ थीटा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो होगा। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी एंगल पे फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए कॉज ऑफ थीटा, यानी कि ई इंटू पैरेलल कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या था, ए कॉज ऑफ थीटा। फ्लक्स एट एनी एंगल फाई इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा होगा। यहाँ पे आपको वो लेट अगर ई की वैल्यू दे देता है और एंगल थीटा अगर आपको दे देते हैं, एरिया आपको दे देते हैं, तो आप फ्लक्स इजीली फाइंड कर लेंगे। लेट अगर आपको वो ये कह देते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स पास हो रही हैं, और उसकी वैल्यू आपको दे देते हैं, सर्कल का रेडियस अगर आपको दे देता है और एंगल थीटा दे देता है जो उस सर्कल के एरिया वेक्टर का और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के दरमियान होगा, फिर आप इजीली इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लेंगे। फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा, ई की वैल्यू पुट कर लेंगे, आप एक ही जगह एरिया ऑफ डेट सर्कल पुट कर लेंगे। जैसे एरिया ऑफ सर्कल की बात करें तो पाई आर स्क्वायर होता है, और आपको गिवन होगा वो पुट कर लेंगे, थीटा आपको गिवन होगा वो पुट करेंगे, तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, जब हमारे पास लेट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है या सरफेस फ्लैट नहीं है यानी कि कर्व है, उस केस में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे। उस केस में हम अपनी कर्व सरफेस को स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देंगे। इतना स्मॉल पैचेस में डिवाइड करेंगे कि वो जो स्मॉल पैचेस हैं वो हमारे लिए एक फ्लैट सरफेस की तरह बिहेव करेगी, और उस स्मॉल पैचेस के लिए या उस स्मॉल रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या शो हो रही होगी, यूनिफॉर्म हो रही होगी। उस केस में हम उन स्मॉल पैचेस के अलग अलग से फ्लक्सेस फाइंड करेंगे, यानी कि डेल ए वन के लिए हमने फ्लक्स फाइंड कर लिया, डेल ए टू के लिए, डेल ए थ्री के लिए, सारे स्मॉल पैचेस हैं।
और ये सारा फ्लक्स फाइंड करने के बाद हम इसको सम अप कर देंगे, तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा उस कर्व सरफेस से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी उसकी वजह से जो फ्लक्स था वो फाइंड हो जाएगा। फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, इसको पढ़ने से पहले आपको क्लोज सरफेस का पता होना चाहिए। ऐसी सरफेस जो स्पेस में वॉल्यूम इनक्लोज करे, अ सरफेस विच इनक्लोजेज अ वॉल्यूम इज कॉल्ड क्लोज सरफेस। फॉर एग्जांपल स्फेयर, क्यूब, ये एक्चुअली 3 डायमेंशनल सरफेसेस हैं। जैसे हमने फ्लैट सरफेस की बात की थी, या स्क्वायर की बात करें या सर्कल की बात करें, वो 2 डायमेंशनल सरफेस होती हैं, तो वो क्लोज सरफेसेस नहीं होती। क्लोज सरफेसेस स्पेस में वॉल्यूम को इनक्लोज करेंगी। इस केस में एग्जांपल्स क्या आती हैं, स्फेयर और क्यूब एट्सेट्रा, इरेगुलर शेप में भी हो सकती हैं। तो क्लोज सरफेस वॉल्यूम इनक्लोज करेगी स्पेस में। अब इस केस में पॉजिटिव फ्लक्स क्या होता है, या जिसका दूसरा नाम है आउटवर्ड फ्लक्स। लेट हमारे पास एक क्यूब है, एक बॉक्स है जिसके अंदर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास प्लस क्यू चार्ज हो तो उसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड होती है। इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव आउट हो रही हैं उस बॉक्स से, तो हम ये कह सकते हैं इस केस में आउटवर्ड फ्लक्स है, या जिसका दूसरा नाम है पॉजिटिव फ्लक्स। लेट हम ये करते हैं, इस बॉक्स के अंदर +2 क्यू चार्ज रख लेते हैं, पहले के मुकाबले में चार्ज को डबल कर देते हैं। तो चार्ज डबल करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा पहले के केस में। तीसरा केस, लेट हमारे पास प्लस क्यू चार्ज ही था, लेकिन अब हमने उस बॉक्स को बड़ा कर दिया है। पहले छोटा बॉक्स था, अब हमने बड़ा बॉक्स ले लिया है। इस केस में फ्लक्स सेम रहेगा, फ्लक्स उतना ही रहेगा जितना फर्स्ट केस में था, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके बॉक्स की डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं कर रहा कि आपका बॉक्स या आपका जो क्लोज सरफेस है वो स्मॉल है या बिग है। तो फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंडिपेंडेंट होता है साइज ऑफ द क्लोज सरफेस। इस केस में भी फ्लक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे आपने पहला पॉइंट याद रख लेना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द क्लोज सरफेस और ज्योमेट्री ऑफ द क्लोज सरफेस। यानी कि अगर क्यूब की जगह हम स्फेयर ले लेते हैं, उस केस में भी फ्लक्स जस्ट किस पे डिपेंड करेगा, जस्ट जो चार्ज आपने बॉक्स के अंदर रखा हुआ है या स्फेयर के अंदर रखा हुआ है उस पे डिपेंड करेगा। नेगेटिव फ्लक्स या फिर जिसका दूसरा नाम है इनवर्ट फ्लक्स, दैट हमारे पास बॉक्स है और हमने उसमें -Q चार्ज रख लिया है, तो -Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स की डायरेक्शन टुवर्ड द चार्ज होती है। यानी कि इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स इंटर हो रहे हैं बॉक्स के अंदर, तो हम इस केस में क्या कहेंगे, नेगेटिव फ्लक्स या फिर इनवर्ट फ्लक्स। लेट अगर हम पहले केस के मुकाबले में चार्ज को डबल कर देते हैं, -2 क्यू चार्ज रख लेते हैं उस बॉक्स के अंदर, अब इलेक्ट्रिक फील्ड उस हिसाब से ज़्यादा हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, पहले के मुकाबले में डबल हो जाएगा। ज़ीरो फ्लक्स, लेट हमारे पास एक क्लोज सरफेस है जिसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं पड़ा हुआ, यानी कि वो बॉक्स हमारे पास एम्प्टी बॉक्स है। उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। लेट हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें +Q चार्ज पड़ा हुआ है और -Q चार्ज पड़ा हुआ है, यानी कि ऐसे दो चार्जेस हैं जो मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन नेचर वाइज ऑपोजिट हैं। तो इस केस में भी बॉक्स के अंदर +Q -Q इज इक्वल टू नेट चार्ज इज इक्वल टू ज़ीरो, नेट चार्ज ज़ीरो है। इस केस में जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंटर हो रही हैं बॉक्स में, उतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आउट हो रही हैं बॉक्स से, तो नेट फ्लक्स हमारे पास यहाँ पे भी क्या होगा,
ज़ीरो होगा। तो ये ज़ीरो फ्लक्स का दूसरा केस है। इसी तरह लेट हमारे पास एक बॉक्स है जिसके करीब एक शीट रखी हुई है और उसके ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब उस शीट के ऊपर जो चार्ज है उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसकी वजह से यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हमारे बॉक्स से गुजर रही होंगी। उस केस में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं उतनी नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस आउट हो रही होंगी। तो इस केस में भी क्या होगा, ज़ीरो फ्लक्स होगा। यानी कि हमने क्लोज सरफेस के केस में 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जस्ट डिपेंड कर रहा होगा कि आपने बॉक्स के अंदर चार्ज कितना रखा हुआ है। वो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा कि आपने जो बॉक्स लिया वो छोटा है या बड़ा है, या फिर वो शेप ऑफ डेट क्लोज सरफेस डिपेंड नहीं कर रहा होगा, यानी कि आपने बॉक्स लिया है या आपने सफ़ेयर लिया है या आपने कोई और इरेगुलर सरफेस क्लोज सरफेस ली है। इस बात पे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं कर रहा होगा। दूसरी बात, क्लोज सरफेस के अंदर अगर हम चार्ज को डबल करेंगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तीसरी बात हमने ये की कि बॉक्स के अंदर अगर नेट चार्ज नहीं है तो उसकी वजह से फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी नहीं होगा। चौथी बात, जो चार्ज बॉक्स के बाहर पड़ा हुआ है या क्लोज सरफेस के बाहर पड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म चार्ज शीट ली जिसके ऊपर चार्ज था, लेकिन ये चार्ज हमारे बॉक्स से बाहर था, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। ठीक है, इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये आज का हमारा टॉपिक था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। थैंक यू।